नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है और इन सभी क्वेश्चन का आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और देखिए कि इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना मार्क आता है। और देखिए 15 से तो प्लस ही मार्क आना चाहिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यपरायण, समय का पाबंद। तो देखिए एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि वह कर्तव्यपरायण होना चाहिए। कर्तव्यपरायण में सभी आ जाता है, ये ईमानदार भी आ जाता है, मेहनती भी आ जाता है और समय का पाबंद भी आ जाता है। क्योंकि शिक्षक यदि कर्तव्यपरायण होंगे तो वो टाइम पे स्कूल आएंगे और बच्चों को सही शिक्षण प्रदान करेंगे, उनकी शिक्षण शैली सही होगी, उनका ब्लैक बोर्ड पे लिखावट सही होगा, यानी सभी जो है कर्तव्यपरायण के अंतर्गत आ जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय में भौतिक संसाधन है। तो ऑप्शन में है छात्र, शिक्षक, सफाई कर्मी, विद्यालय भवन। तो देखिए इसमें से जो है विद्यालय में भौतिक संसाधन कौन हो गया, तो विद्यालय भवन। जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि विद्यालय में दो तरह के संसाधन होते हैं, एक होता है मानवीय संसाधन, दूसरा होता है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में देखिए जितने भी जीवित चीज़ हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, कोई मैडम हो, सर हो, छात्र हो या छात्रा हो या सफाई कर्मी हो, यह सभी जो है आपको मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद विद्यालय में जितने भी आप निर्जीव चीज़ देखते हैं, चाहे वो विद्यालय भवन हो, विद्यालय का मैदान हो या आपको ब्लैक बोर्ड है, यह सभी क्या है आपको भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो देखिए ऑप्शन में जितने भी है आपको छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, सफाई कर्मी, यह सब क्या है मानवीय संसाधन के उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि। तो ऑप्शन में है यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, हम पर्यावरण से बच नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पर्यावरण की शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि मानव जीवन का जो है ना यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पर्यावरण के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम लोग ही नहीं जीवित रहेंगे, मानव जो है जीवित ही नहीं रहेगा, तो विद्यालय कहाँ से चल पाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय की शिक्षा में जो है पर्यावरण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि शिशुअवस्था की अवधि कितने वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिशुअवस्था की अवधि जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन में है अच्छा लेखन, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अच्छा लेखन होना चाहिए। इस अच्छा लेखन के अंतर्गत लेखन स्पष्टता भी आ जाता है और बड़े अक्षर को भी लिखना। अब देखिए उतना भी बड़ा हम नहीं लिखेंगे कि बच्चों को एक ही मतलब वाक्य से जो है पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाए, तो उसका भी एक दायरा होता है, ठीक है। हम उतना ही बड़ा लिखेंगे कि लास्ट बेंच तक के सभी बच्चे को जो है दिखाई दे स्पष्ट तरीका से, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी देर से आता है तब आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन में है माता पिता को सूचित करेंगे, उसे दंडित करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यदि आप एक शिक्षक हैं और आपके कक्षा में कोई बालक देर से आता है तो सबसे पहला कारण है कि आप उसके जो है ना आने का कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है बच्चा कहीं काम करने के बाद थोड़ा देर से आता हो, उसके घर की पारिवारिक स्थिति खराब हो, उस कारण जो है देर से आता होगा, कहीं काम करता होगा या बहुत सारा ऐसा समस्या हो सकता है। तो सबसे पहला है कि ना ही आप माता पिता को सूचित करेंगे, ना ही उसे दंडित करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि उसका सही कारण जानिए कि वह देर से क्यों आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी विद्यालय में शौचालय की स्थिति कैसी होती है। तो ऑप्शन में है अति उत्तम, दयनीय स्थिति, सामान्य स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो
तो देखिए सरकारी विद्यालय में जो है शौचालय की स्थिति कैसी होती है, तो दयनीय स्थिति होती है। देखिएगा गांव सब में जो खासकर प्राइमरी विद्यालय होता है उसमें तो शौचालय का दीवार भी टूटा रहेगा और जो कल उल होता है चापाकल उसका तो हैंडल उंडल सब निकला रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, ठीक है। वहाँ तक छात्र को तो छोड़िए, शिक्षक को लिए मतलब शिक्षक बहुत सारे विद्यालय में अपने लिए स्पेशल बाथरूम बनाते हैं और यहाँ तो शिक्षक के लिए क्या किसी के लिए भी नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत ही खासकर सरकारी विद्यालय में दयनीय स्थिति रहता है शौचालय का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य देने का क्या लाभ है। तो ऑप्शन में घर पर व्यस्त रहते हैं, घर पर अध्ययन करते हैं, उनकी प्रगति के लिए जांच, स्वयं अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। तो देखिए टीचर अगर कोई विद्यार्थी को जो है गृह कार्य यानी होमवर्क देता है तो सबसे पहला मकसद वह यह रहता है कि वह जो है बच्चा स्वयं अध्ययन की आदत अपने आप में विकसित कर सके, ठीक है। स्वयं पढ़ने के लिए बैठे, स्वयं वो जो है होमवर्क बनाने के लिए बैठे, यह जो है आदत विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में 1964, 1988, 2001, 1995। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो है 1988 में हुआ था। यानी जो है इसमें क्या कहा गया था कि जो है आदमी को जो है साक्षर बनाना, यानी वो जो है खासकर सिग्नेचर करना सीख जाए, नाव गांव अपना जिला प्रखंड सभी का नाम लिखना सीख जाए, यह सबसे बड़ा उद्देश्य था। आप देखे होंगे कि आज से लगभग 2005-7 में यह योजना जो है ज़्यादा प्रचलन में था। महिलाएं जो है प्राथमिक विद्यालय में जाती थी और वहाँ के टीचर जो है महिलाएं सबको जो है साक्षर बनाने के लिए जो है सिग्नेचर सिखाता था या बहुत सारे ऐसे जो है बेसिक शिक्षा उनको दिया जाता था। अब देखिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए 1964 में जो है कोठारी आयोग की स्थापना हुआ था, 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी और 1995 में जो है मध्याह्न भोजन की स्थापना हुआ था। अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा ऑप्शन सेट करें कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। तो ऑप्शन में टर्मन, रूसो, स्टैनले हॉल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है टर्मन साहब ने दिए थे। अब देखिए रूसो जो है इन्होंने बालक की जो है अवस्था को इन्होंने ही बांटा था कि ये शिशुअवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था में। उसके बाद देखिए स्टैनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो है तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन में जिम्मेदारी की भावना, सच बोलने के लिए, सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता। तो देखिए एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो आज्ञाकारिता हो, यानी बच्चे को जो है माता पिता एक अच्छे संस्कार के लिए विद्यालय में भेजते हैं, वहाँ बच्चा को जो है आज्ञाकारिता का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। तो ऑप्शन में 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। इससे पहले भी ये हम क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जो है सही आंसर दिए और बहुत सारे गलत भी दिए थे। तो देखिए ब्लैक बोर्ड जो है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4 फीट होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीणों में विद्यालय को लेकर तनाव हो तो पहले आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन में है ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो देखिए यदि किसी भी विद्यालय समस्या को लेकर अगर ग्रामीण उग्र है तो आप एक शिक्षक के नाते उन्हें शांत कराने की कोशिश करेंगे, ना कि आप ग्राम प्रधान यानी मुखिया जी को फ़ोन कर देंगे, ना ही आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं या उनसे दूरी भी नहीं बना सकते। आप अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हें सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप अपने बातों से उन्हें शांत कराने की कोशिश करेंगे, माहौल को जो है थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के 100 मीटर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन में अस्पताल, जुआ खेलने का अड्डा, पुस्तक की दुकान, पुलिस थाना। तो देखिए विद्यालय के 100 मीटर के आसपास जितने भी मादक पदार्थ है, जितने भी नशीली पदार्थ है, उसके बिक्री पर प्रतिबंध है और विद्यालय के प्रिंसिपल को ये पावर है कि वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। यदि ऐसा कोई दुकानदार पाया गया सरकार की नज़र में, अगर वहाँ के प्रिंसिपल उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो इसके लिए दोषी कौन होगा, विद्यालय का प्रिंसिपल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए कि जुआ खेलने का अड्डा जो है विद्यालय के 100 मीटर के आसपास नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है बच्चे की उपेक्षा करेंगे,
अभिभावक को पत्र लिखेंगे, खुद उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंडित करना शुरू करेंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि देखिए प्राइवेट स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग होता है, तो यही कहने का मतलब है कि यदि कोई पेरेंट जो है अगर पेरेंट मीटिंग में नहीं जाए तो आप क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते। तो सबसे पहला काम है, यदि वो बार बार नहीं आते हैं तो टीचर होने के नाते खुद जो है उनसे आप मिलने जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रांगण में क्या सब होना चाहिए। तो ऑप्शन में पेड़ पौधा, खेल का मैदान, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय के प्रांगण में इनमें से सभी होना चाहिए, पेड़ पौधा भी होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए और स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए विद्यालय के प्रांगण में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ऑप्शन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, विजय चौधरी, दिनेश प्रसाद सकलानी, नीतीश कुमार। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, विजय चौधरी है और NCERT के जो है निदेशक कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी है और नीतीश कुमार कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान के किस सूची में है। तो ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची के कहने का मतलब हो गया कि इनमें जो है दोनों का खर्च करने का अधिकार है। इसमें जो है अपना वित्त प्रबंधन, ये वित्त जो है प्रबंधन केंद्र सरकार भी देता है और जो है राज्य सरकार भी देता है। और देखिए जैसे संघ सूची की कभी बात आए तो यह जो है इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सूची की बात आए तो इसमें सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो ऑप्शन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, रुपया लेकर शिक्षा देने की व्यवस्था, घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। अब देखिए यह हुआ कैसे, तो आपको बता देते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जिसकी जो स्थापना 2001 में हुई थी, इसमें जो है क्या किया गया था कि 86 में जो है संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की जो है बात संविधान में कर दी गई थी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका भी आंसर लगभग इससे पिछला 2 वीडियो में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला में बता दिए हैं और आप लोग से यह क्वेश्चन बनना चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब तो आना चाहिए ही। तो आप लोग को यह क्लास कैसा लगा फीडबैक दीजिए और अपना मार्क जरूर बताइए कि 20 में आपका कितना मार्क आया। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।